हेलो एवरीवन। आज हम फैमिली लॉ की क्लास 4th करेंगे और आज की क्लास में हम हिंदू मैरिज एक्ट को ख़त्म करेंगे। और इसके बाद जैसे काफ़ी बिजी शेड्यूल होने की वजह से लास्ट 2 डे क्लास अपलोड नहीं हुई थी, तो कल आपकी हिंदू सक्सेशन एक्ट के साथ साथ मुस्लिम लॉ की क्लास इवनिंग में अपलोड हो जाएगी। तो आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप DU/LLB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्जुगल राइट्स कौन से होते हैं? इन्हें मैट्रिमोनियल राइट्स भी बोलते हैं एक तरह से। तो मैट्रिमोनियल राइट्स कौन से होते हैं? जो हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के प्रति होते हैं। तो चाहे वो किसी भी तरह से राइट्स हो, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरह से ये जो राइट्स होते हैं, तो ये राइट्स यानी कि एक दूसरे के साथ रहना, कोहैबिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो कॉन्जुगल राइट है, इसमें ये जो सारे राइट्स हैं ये आपके होते हैं कॉन्जुगल राइट्स। और अगर कॉन्जुगल राइट्स आपके परफॉर्म नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे आप इसके लिए क्या कर सकते हो? कोर्ट में पिटिशन डाल सकते हो। तो कॉन्जुगल राइट्स जो हैं आपके ये होते हैं। तो ये कॉन्जुगल राइट्स जो हैं वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि आपने कुछ जगह देखा होगा कि कुछ राइट्स सिर्फ वाइफ के पास जो है वो ज़्यादा राइट्स होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, और हस्बैंड के पास कुछ राइट्स दोनों के पास होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं स्पेसिफिकली वाइफ के पास होते हैं, कुछ स्पेसिफिकली हस्बैंड के पास होते हैं। तो यहाँ पे ये जो राइट है ये आपका दोनों के पास है, कॉन्जुगल राइट्स। अब इसके बाद यहाँ पे हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात करते हैं। तो कॉन्जुगल राइट को अगर आपके कॉन्जुगल राइट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं, आपको कॉन्जुगल राइट्स आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो ऐसे में जब वो स्टॉप हो जाते हैं तो आप एक पिटिशन डालते हो कि जो भी आपके कॉन्जुगल राइट्स हैं उनको विड्रॉ कराने के लिए, या तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट उनको वापस कराने के लिए। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 में है, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक स्पाउस है वो बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के अपने जो है वो हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं रहता है, और यहाँ पे क्या करता है जो एग्रीड पार्टी होती है इसमें, फिर वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में डालती है और डालता है एप्लीकेशन। जैसे हस्बैंड है एंड वाइफ है, तो वाइफ क्या करती है, वो बिना किसी रीज़न के, बिना कुछ भी बताए हस्बैंड को, वाइफ अपने घर छोड़ के अपने जो है वो पेरेंट्स के पास चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। और उसके बाद यहाँ पे वाइफ चली जाती है। अब उसके बाद जो हस्बैंड होता है, वाइफ आती नहीं है, कोई रीज़न नहीं बताती कि हुआ क्या, सब कुछ ठीक था, तो हस्बैंड इसमें एग्रीव्ड पार्टी हो जाएगा और वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए वो कोर्ट में जा सकता है कि मुझे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए वो क्या करेगा, पिटिशन डालेगा। मेरी वाइफ जो है मुझे घर में चाहिए, मुझे अधिकार है कि मेरी वाइफ मेरे साथ रहे, कोहैबिटेशन इसमें ज़रूरी है। और जो इसमें रिस्पोंडेंट है, जो वाइफ है, वो क्या होनी चाहिए, वो बिना किसी एक्सक्यूज़ के गई होनी चाहिए। अगर वो किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ से गई है तो उसके लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हस्बैंड बहुत ज़्यादा मारता था वाइफ को, डोमेस्टिक वायलेंस था, डाउरी डिमांड थी, बहुत सारे रीजनेबल इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से अगर वाइफ जाती है तो ऐसे केस में जो है यहाँ पे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है उसका एक अच्छा ग्राउंड नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि बिना कोई भी रीज़नेबल रीज़न ना हो, एक्सक्यूज़ ना हो। और ये जो पिटिशन यहाँ पे पिटिशनर ने फाइल की हो वो पूरी तरह से सही होनी चाहिए, और यहाँ पे ऐसा कोई लीगल ग्राउंड नहीं है इस एप्लीकेशन को ग्रांट करने से रोकने का। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में एमुलमेंट ऑफ मैरिज यानी कि जो वैलिड मैरिज होती है, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी ताकि आपको उनके बारे में आप उनसे अवेयर रहो। तो कोई जो मैरिज होती है अगर वो पूरी तरह से वैलिड है, अगर कोई मैरिज वैलिड है तो उसे आप एन्युअलमेंट यानी कि वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकते। एन्युअल सिर्फ वही मैरिजेस होती हैं जो वॉइड होती है या तो वो वॉइडेबल हो। अगर कोई मैरिज वॉइडेबल है तो वॉइडेबल होने के साथ या वॉइड होने के साथ ही वो मैरिज जो है एन्युअलमेंट घोषित की जा सकती है। और कोई वैलिड मैरिज है, वैलिड मैरिज को ब्रेक करने के लिए एन्युअलमेंट का नहीं, यहाँ पे वैलिड मैरिज के लिए होता है डिवोर्स।
अगर आपको वैलिड मैरिज को ब्रेक करना है तो वो उसके लिए आप डिवोर्स ले सकते हो, डिवोर्स अलाउ है। इसके अलावा यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे वॉइड मैरिजेस कौन कौन सी होती है, उसके बाद हम यहाँ पे डिवोर्स के बारे में देखेंगे। तो वॉइड मैरिजेस में जैसे कि वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से ही जब कोई चीज़ वॉइड होती है तो वो वॉइड अब इनिशियो हो जाती है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से वॉइड होना। अब देखो इसमें जो क्या होते हैं वॉइड मैरिजेस कौन सी हैं, जिनमें वॉइडेबल का ऑप्शन ही नहीं है, जैसे कि बाइगमी, हस्बैंड वाइफ जो है फुली जो है क्या है वो लीगली वेडेड हस्बैंड वाइफ है। अब इसमें अगर हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी कमिट करता है, दूसरी वाइफ आ जाती है उसकी, तो ये जो उसकी दूसरी शादी है ये इसने बाइगमी कमिट किया है, बट ये जो बाइगमी से जो शादी हुई है ये वॉइड कहलाएगी, ये शादी कोई एक्सिस्ट नहीं, इसका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोहिबिटेड डिग्री है, कुछ प्रोहिबिटेड डिग्री है जैसे कि फादर डॉटर या कुछ भी है, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, इस तरह से कुछ भी प्रोहिबिटेड डिग्रीज जो हैं इसमें शादी की जाती है तो वो वॉइड होती है। सपेंदा रिलेशनशिप जो है फादर से 5 जनरेशन देखी जाती है आपकी, फादर की साइड से 5 जनरेशन और मदर के साइड से आपकी 3 जनरेशन देखी जाती हैं। मदर की साइड से 3 जनरेशन में कोई रिलेशन तो नहीं है तो ये सपिंदा रिलेशनशिप बनती है। उसके बाद नॉन सेरेमोनियल जो है यहाँ पे अगर मैरिज की प्रॉपर सेरेमनीज नहीं आपने की है, जैसे कि 7 स्टेप्स की बात की गई थी, सप्तपदी अगर वो परफॉर्म नहीं की गई है, कन्यादान परफॉर्म नहीं किया गया है, कन्यादान के रिगार्डिंग इतना नहीं है बट यहाँ पे सप्तपदी जो है 7 स्टेप वो परफॉर्म होने बहुत ज़रूरी है, उसके बिना शादी जो है पूरी तरह से वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ वॉइडेबल मैरिजेस होती हैं। यहाँ पे वॉइडेबल मैरिजेस जो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंसी, वॉइडेबल मैरिज का स्टेटस क्या होता है, वॉइडेबल मैरिजेस जो हैं वो एक्चुअल में वैलिड होती हैं और वो तब तक वैलिड होती है जब तक कोर्ट की डिक्री नहीं आ जाती और कोर्ट उन्हें डिक्लेयर नहीं कर देता कि ये वैलिड होंगी या वॉइड होंगी, ठीक है। तो इसमें है इम्पोर्टेंसी, किसी भी प्रकार की इम्पोर्टेंसी या सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करने में इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे या तो जो है वो चाइल्ड बोर्न में या किसी भी तरह से इम्पोर्टेंसी है तो यहाँ पे वो वॉइडेबल हो सकता है। मेंटल डिसऑर्डर की कंडीशन में अगर कोई हस्बैंड या वाइफ है वो किस चीज़ को नहीं समझ सकता, हस्बैंड मान लीजिए पागल हो गया, शादी के 1 महीने बाद ही पागल हो गया और वो अब उसको किसी काम का नहीं है, तो ऐसे केस में वाइफ जो है वो डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है। तो डिवोर्स जो है यहाँ पे क्या है वो जुडिशियली पूरी तरह से सेपरेट कर देता है एकदम लीगली तौर पे। अब इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट है इंसैनिटी। मेंटल डिसऑर्डर या में दिमाग जो एक तरह से ख़राब हो जाता है। इंसैनिटी में कुछ नेचर समझने के लिए वो पर्सन जो है उसको नहीं समझ पाता, वो ज़रूरी नहीं है वो मेंटल डिसऑर्डर हो, बट कहीं ना कहीं उसमें ये होता है कि वो जो भी एक्ट कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हो सकते हैं उसको नहीं समझ पा रहा है। सेकेंड चीज़ ये भी होती है कि समटाइम्स फ्रॉड हो जाता है आपके साथ। अगर किसी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ में होता है या काफ़ी जगह आप देखोगे कि रियल में भी ऐसा होता है कि शादी के लिए किसी और लड़की को दिखाया जाता है, मिलवाया भी किसी और से जाता है, बट एट द एंड जो है शादी किसी और से करवा दी जाती है। तो किसी भी तरह का अगर फ्रॉड होता है, फोर्सफुली कुछ होता है, तो वो यहाँ पे किस में होता है, वॉइडेबल मैरिज में होता है। इसके अलावा जैसे कि प्रेग्नेंट है, अगर किसी और पर्सन से प्रेग्नेंट है, हस्बैंड के अलावा शादी से पहले अगर रही हो प्रेग्नेंट, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में भी वो वॉइडेबल हो सकती हैं। चाइल्ड मैरिजेस जो है यहाँ पे क्या होता है कि अगर चाइल्ड मैरिजेस जो है उससे तो पनिशेबल भी है वो, तो यहाँ पे लेकिन चाइल्ड मैरिजेस भी माइनर की कंडीशन पे क्या हो सकती है, वॉइडेबल हो सकती है। इसके बाद हम डिवोर्स के बारे में बात करेंगे। डिवोर्स में क्या है कि म्यूचुअल, कई बार ऐसा होता है कि डिवोर्स में दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और वो बिना कोई रिलेशन ख़राब किए, बिना एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स देना चाहते हैं। म्यूचुअली कंसेंट होती है दोनों की कि हम अलग हो जाते हैं, म्यूचुअली एग्री होते हैं, तो ये होता है आपका म्यूचुअली डिवोर्स होना। और इसके बाद यहाँ पे डिसीज़ ऑफ एदर स्पाउस, किसी स्पाउस को ऐसी इनक्योरेबल डिसीज़ है, यानी कि जो डिसीज़ ठीक नहीं हो सकती,
जैसे कि आप लेप्रेसी देखेंगे, लेप्रेसी पहले जो थी वो डिवोर्स का ग्राउंड था, क्योंकि लेप्रेसी का उस टाइम पे इलाज नहीं था तो उसे एक डिवोर्स का ग्राउंड रखा था। लेकिन लेप्रेसी की अगर अब हम बात करें तो लेप्रेसी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक क्यूरेबल है। तो ऐसी कोई डिजीज़ होना जो इनक्यूरेबल हो, या तो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जो एक स्पाउस में हस्बैंड को वाइफ से लगे या वाइफ को हस्बैंड से लगे, तो ऐसी कोई अगर डिजीज़ है इधर स्पाउस को, तो यहाँ पे वो डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंड माइंड है, कुछ उसको समझ नहीं आता है, तो वो यहाँ पे वो बहुत ही क्लियर है, अनसाउंड माइंड में वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे डिवोर्स के लिए कह सकता है। इसके बाद होता है फॉल्ट ग्राउंड्स। यहाँ पे फॉल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ गलती हो जाती है शादी के बाद, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे अडल्ट्री है। अडल्ट्री से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बता दूँ कि अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक पर्सन 1 साल से ज़्यादा जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अलग रह रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। कॉन्जुगल राइट है आपका एक दूसरे के साथ रहना, और यहाँ पे कोहेबिटेशन इंपॉर्टेंट है। बट अगर वाइफ लगातार 1 साल तक हस्बैंड से के साथ नहीं रह रही है, हस्बैंड नहीं रह रहा है, तो अगर 1 साल तक नहीं रह रहा है, कोई खबर नहीं है और कुछ मतलब नहीं रख रहा है, तो ऐसे केस में वो डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से मिस्टेक्स है, मिस्टेक तो नहीं है बट ये अब इनको इसमें ऑफेंसिव भी नहीं है, बट इसमें कुछ जैसे अडल्ट्री है, अब ये ऑफेंस के तौर पे नहीं गिना जाता है, मेरली इट इज़ ओनली अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। एडल्ट्री में क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी और पर्सन के अलावा, यानी कि हस्बैंड और वाइफ होते हैं, हस्बैंड और वाइफ में जब कोई अनदर मेल मेंबर जो है, अनदर मेल मेंबर यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी की वाइफ के साथ करता है, ठीक है, यहाँ पे किसी गर्ल को नहीं, किसी की वाइफ के साथ अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और इसकी इच्छा से, बिना हस्बैंड की कंसेंट से, तो यहाँ पे हस्बैंड की कंसेंट नहीं होनी चाहिए, एडल्ट्री होती है। तो ऐसे केस में हस्बैंड जो है वो विक्टिम होता है, तो पहले यहाँ पे विक्टिम जो है हस्बैंड यहाँ पे इसके लिए केस कर सकता था, और लेकिन ये राइट वाइफ के पास नहीं था। हस्बैंड कुछ भी कर सकता था, वाइफ अगर ऐसे कर रही है तो यहाँ पे वो अडल्ट्री कमिट होता था। तो ऐसे में अब अडल्ट्री जो है यहाँ पे पनिशेबल नहीं है, चाहे वो हस्बैंड करे या वाइफ करे, सिर्फ ही डिवोर्स का ग्राउंड है। क्रुएलिटी बहुत क्लियर है, क्रुएलिटी काफ़ी हर केसेस में ऐसा नहीं होता, हर केस में कि हस्बैंड की तरफ से हो, बट काफ़ी बार आपको क्रुएलिटी जो है वो वाइफ की तरफ से भी देखने को मिलेगी। आप सेमेस्टर में केसेस पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्रुएलिटी का जो लेवल होना चाहिए वो बहुत एक्सट्रीम होना चाहिए, हाई होना चाहिए। डिजर्शन की अगर हम बात करें तो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा जिस दिन से यहाँ पे देखा जाएगा डिजर्शन, आप अलग रह रही है हस्बैंड या वाइफ, तो उसके 2 साल पे क्या होता है कि आपकी जो डिक्री है, डिजर्शन की डिक्री 2 साल बाद, आपकी जो एप्लीकेशन है डिजर्शन के अलग रहने की 2 साल बाद ऑटोमेटिकली वो ग्राउंड बन जाती है डिवोर्स के लिए, ठीक है। कन्वर्जन यानी कि हस्बैंड और वाइफ एक बहुत अच्छे से रह रहे थे, शादीशुदा थे, बहुत खुश थे, बट सडनली क्या होता है कि हस्बैंड जो है, दोनों हस्बैंड वाइफ हिंदू होते हैं, हस्बैंड क्या कहता है कि मैं अपना कन्वर्जन कराऊंगा, अपना रिलीजन चेंज करूंगा, मैं क्रिश्चियन या मुस्लिम बनूंगा, तो वाइफ कहती है कि नहीं, मुझे कन्वर्ट नहीं करना, मुझे कन्वर्जन नहीं कराना। तो यहाँ पे ऐसे केस में वाइफ क्या कर सकती है कि वो डिवोर्स के लिए केस कर सकती है, डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है और कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर देगा। इसके बाद है रिनाउंसिएशन, यानी कि पूरे जो वर्ल्ड है, संसार से सारे रिश्ते तोड़ देना, बिल्कुल वर्ल्ड से कट ऑफ कर देना। तो रिनाउंसिएशन में यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना, कोई जिम्मेदारी माननी ही नहीं है, बस अब छोड़ दिया तो सब छोड़ दिया। तो ये क्या है रिनाउंसिएशन में, रिनाउंसिएशन में क्या होता है कि अगर हस्बैंड इस तरह से कर रहा है तो डिवोर्स का तो ग्राउंड क्या है, जब हस्बैंड को कोई मतलब ही नहीं है तो इसको कोर्ट क्या करता है, डिवोर्स की डिक्री ग्राउंड कर देता है कि अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है, जब एक बंदे ने एक पर्सन ने रिनाउंस कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कि कोई पर्सन जो है वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा तक यहाँ पे किसी ने उसको देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, एकदम अज्ञात है, किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में। तो अब मान लो जैसे कि कोई जो है वो शिप डूब जाता है, तो उसमें कोई पर्सन गायब हो गया, उसमें ऐसे बोल दिया कि सारे लोग मर गए हैं, तो उसमें किसी वाइफ का कोई अगर कोई आदमी था और उसकी वाइफ को क्या पता चलता है कि वो भी यहाँ पे उस शिप में था, तो ये कॉमन प्रिज्यूम्पशन है कि जब इस शिप में जब सारे पर्सन डूब गए हैं
तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका हस्बैंड में था यहाँ पे, तो वो भी डूब गया होगा। लेकिन अगर जो वाइफ है, वाइफ यहाँ पे 7 साल तक अगर ऐसे उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता या 7 साल तक कुछ पता नहीं चलता, तो यहाँ पे अपने आप ही जो है ये डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। तो ऐसे केसेस में ये होता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स हम देखेंगे जो ग्राउंड सिर्फ वाइफ के पास अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर बाइगेमी, जैसे कि बाइगेमी है, बाइगेमी मोस्टली जो है हस्बैंड के थ्रू कमिट होता है। तो बाइगेमी जो है यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वाइफ भी कमिट करती हैं, बट बाइगेमी के बिहाफ पे जो है वो वाइफ डिवोर्स ले सकती है। अगर हस्बैंड ने रेप करा, ये रेप जो है रेप बाय हस्बैंड पे काफ़ी जो है वो जजमेंट इसको डेवलप करते रहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इस पे आए दिन थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे एज ए हेडिंग ही है कि इसके बेस पे जो है डिवोर्स हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर जैसे हमने रेस्टिट्यूशन, कॉन्जुगल राइट्स वगैरह के बारे में बात की थी, तो नो कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर, अगर 1 साल तक साथ में नहीं है तो इट कैन बी अ सॉलिड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। माइनर गर्ल, अगर गर्ल माइनर है, मान लीजिए गर्ल माइनर है, उसकी शादी हो गई है और जिस लड़के से हुई है, ठीक है, एक माइनर गर्ल है, जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वो मेजर है। अब वो जब मेजर है तो यहाँ पे जो माइनर गर्ल है इसे शादी के बाद जब भी मेजर होगी, मान लो वो गर्ल मेजर हो गई है, मेजर होने के बाद वो इसके साथ रहे या डिनाई कर दे, अगर वो डिनाई कर रही है तो वो डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा, बट अगर डिनाई नहीं कर रही है तो वो शादी जो है वो वैलिड रहेगी। तो ऐसे केसेस ऐसा कुछ है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको डिवोर्स का ग्राउंड डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स के साथ आपकी कुछ चीज़ें और हैं जो अभी एक वर्ड मैंने नहीं बताया, जुडिशियल सेपरेशन। कोर्ट कई बार क्या करती है, जुडिशियल सेपरेशन आपको ग्रांट कर देती है। जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है कि जुडिशियल सेपरेशन की कई बार डिमांड भी करती हैं पार्टीज। तो इसमें क्या होता है, डिवोर्स नहीं होता, इसमें दोनों पार्टीज को जो है वो अलग अलग दोनों पार्टीज को थोड़े टाइम के लिए अलग अलग कर दिया जाता है। और ऐसे केसेस में कोहैबिटेशन पे इतना ज़्यादा कोहैबिटेशन अलाउ नहीं होता, बट बिना डिवोर्स के आप अलग अलग रहते हो, आप एज ए मैरिड कपल हो, आप इंटरकोर्स जैसे इसमें प्रोहिबिशन होता है, बट यहाँ पे आप जो है आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, ये बिना डिवोर्स के डिवोर्स जैसी कंडीशन है। तो जुडिशियल सेपरेशन ये है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब इंटेंस पर्सपेक्टिव से नहीं बचता है फैमिली लॉ के लिए। इसमें हम अगली क्लास में सक्सेशन और उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम लॉ करके इसको खत्म करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।